हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में न्यू सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मेनली क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे और इसके ही हेल्प से जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज। तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं और इसमें जो भी पॉइंट्स होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन है नॉट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इक्वली ऑन इनर एंड फ्रंट फेसेस। देखिए किस चीज़ की प्रोवाइड की बात हो रही है, रेनफोर्समेंट की। ओके, तो जानेंगे कि रेनफोर्समेंट होता क्या है, टेम्परेचर रेनफोर्समेंट। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन है प्रोवाइडेड मोर ऑन इनर फेस दैन ऑन फ्रंट फेस। डी ऑप्शन है प्रोवाइडेड मोर ऑन फ्रंट फेस दैन इनर फेस। ओके, तो जानते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या मिला आपको, फ्रंट फेस एंड इनर फेस। किसका? टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल का। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि इनर एंड आउटर फेस क्या होता है, किसमें? टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल में। एक आरसी रिटेनिंग वॉल बनाते हैं टी शेप का। देखिए रिटेनिंग वॉल तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बना रहा हूँ जो कि टी शेप्ड का ही होता है। तो देखते हैं, मैंने एक टी शेप मतलब कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बनाया। ठीक है, और बात किसका हो रहा है? टेम्परेचर रेनफोर्समेंट। मतलब सबसे पहले जानते हैं कि इनर फेस एंड आउटर फेस कहाँ पे होता है। तो ये देखिए मैंने बनाया, ये देखिए इस तरफ क्या होता है आपका, बैकफिल होता है, मतलब सॉइल प्रेजेंट होता है। ये आपका वर्टिकल स्लैब है, तो इस तरफ क्या होगा आपका, सॉइल होगा। इसको क्या बोलते हैं? बैकफिल। तो बैकफिल की तरफ जो होगा आपका फेस, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इनर फेस। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? इनर फेस। और इसके अपोजिट साइड जो वॉल होगा, जो फेस होगा, उसको बोलते हैं फ्रंट फेस। ये आपका ग्राउंड लेवल होता है। ठीक है, ये आपका जिस लेवल पे, इस पे इंक्लाइंड पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप रिटेनिंग वॉल। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ सरचार्ज। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपका ये ग्राउंड पोर्शन का है, ये बिलो ग्राउंड लेवल होता है। ये आपको दिखता नहीं है, इस तरफ अपन यूज करते हैं ये पोर्शन। तो ये फ्रंट फेस हो गया। अब मेनली क्या देखने वाले हैं? रेनफोर्समेंट बताइए प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं रिटेनिंग वॉल में? तो जी हाँ, बिल्कुल प्रोवाइड होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए ये आपका फ्रंट फेस है, तो ये तो एक होता है मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ये मेन रेनफोर्समेंट जिसको मेन बार बोलते हैं, और ये इसके जो आपका हॉरिजॉन्टली जो होगा आपका, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ओके, तो ये आपका क्या होता है, फ्रंट फेस की तरफ जो रेनफोर्समेंट होगा वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू इनर फेसेस। ओके, तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बार होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो उसका स्पेसिंग क्या होता है, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू इनर फेसेस। मतलब इस तरफ जो भी आप मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसका स्पेसिंग जो होगा आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रंट फेस। ठीक है, तो यही है। आपसे क्या पूछा गया था कि टेम्परेचर रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल स्लैब ऑफ टी शेप्ड आरसी रिटेनिंग वॉल इज, मतलब रेनफोर्समेंट किस तरफ ज़्यादा होगा या कम होगा। तो आपको पता हो गया कि जो फ्रंट फेस की तरफ जो होगा रेनफोर्समेंट वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? प्रोवाइडेड मोर ऑन फ्रंट फेस देन इनर फेस। ठीक है, बस इतना सा बस इसमें पॉइंट्स थे, बाकी तो काफ़ी होता है आपका। देखिए ये आपका, इसको बोलते हैं स्टेम बोला जाता है। फिर ये जो पोर्शन होता है, ये जो स्लैब है आपका बेस स्लैब, ये आपका टो पोर्शन होता है, टो स्लैब बोलते हैं, इसको हिल स्लैब बोलते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसका डिज़ाइन पर्पज़ से मैंने बता दिया कि किस तरफ ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है,
बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, कितना होता है मैक्सिमम? बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, मॉइस्चर कंटेंट का परसेंटेज कितना होगा ताकि आपका बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम होगा? तो आपका आंसर की मैं बात करूं तो आंसर तो होगा 4%। ठीक है, जब आपका मॉइस्चर कंटेंट 4% होगा तो आपका बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो कैसे? देखिए 4% जब आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा तो बल्किंग ऑफ सैंड जो होगा, इसका जो वॉल्यूम की बात करते हैं, किसका? सैंड का जो आपका वॉल्यूम होगा वो 25 से 30% जो होगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका क्या, बल्किंग ऑफ सैंड कितना परसेंट बढ़ जाता है? 25 से 30% इसका वॉल्यूम जो होगा सैंड का वो इंक्रीज करता है जब आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा? 4%। अब हम बात करते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? ठीक है, तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होगा? जब द वॉल्यूम ऑफ सैंड, ड्राई सैंड की बात करते हैं, ड्राई सैंड इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो यही होता है आपका बल्किंग ऑफ सैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, डायगोनल टेंशन इन ए बीम इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजेज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, इंक्रीजेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, एंड डी ऑप्शन है रिमेन सेम। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि डायगोनल टेंशन जो होगा आपको बीम में वो किस तरफ ज़्यादा होता है? रिमेन सेम होता है क्या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ज़्यादा होता है, कम नीचे जो होगा कम होगा, या ऊपर कम होगा, या नीचे ज़्यादा होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायगोनल टेंशन होता क्या है बीम में। तो मैंने एक बीम लेता हूँ, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ। ये मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये इस तरफ आपका सेक्शन बना सकते हैं, इस तरफ। ठीक है, अगर ये बीम है तो नीचे रेनफोर्समेंट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन में शो कर देता है नंबर ऑफ बार्स, पता चल जाएगा आपको कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किया गया है। ये आपका सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड, इस तरह से आप बना लीजिए। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इसमें होता क्या है, आपको क्रैक्स डेवलप होता है। ठीक है, जब लोडिंग वगैरह आएगा बीम पे तो ये रेनफोर्समेंट है, तो इस पर क्या होता है, आपको क्रैक्स डेवलप होते हैं। और कहाँ से डेवलप होगा? नीचे से। आपका जो ये स्लैब है या फिर बीम होता है तो इसमें क्रैक्स डेवलप होगा और ये इस तरह से लोडिंग की तरफ ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ पे लोड आएगा इस तरफ से क्रैक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो होगा नीचे न्यूट्रल एक्सिस हुआ कहाँ है इसका? जब हम न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऐसा होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बिलो न्यूट्रल एक्सिस आपका क्रैक्स ज़्यादा होगा। तो यही क्रैक्स क्या है, आपका डायगोनल टेंशन इसी को बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरफ क्रैक्स ज़्यादा होगा, तो बिलो न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एबव, क्या बोलते हैं, एबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो आपका क्रैक्स होगा वो कम होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इंक्रीजेज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द कॉलम और स्टड इज मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन। पहला ऑप्शन है द लिस्ट लैटरल डायमेंशन 2 times द लिस्ट लैटरल डायमेंशन, सी ऑप्शन है 3 times द लिस्ट लैटरल डायमेंशन, और डी जो होगा आपका 4 times द लिस्ट लैटरल डायमेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर, 3 times द लिस्ट ऑफ लैटरल डायमेंशन। जैसे ये कॉलम है, लॉन्ग कॉलम या शॉर्ट कॉलम, लिस्ट मतलब क्या, जो कम है, ये आपका ये लिस्ट डायमेंशन होगा। ठीक है, तो यही, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, तो आप इसको याद रख लें। कोड की बात हो रही है, जो आपका इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो 3 times ऑफ लिस्ट लैटरल डायमेंशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हेन द शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट इन ए स्लैब देन इट इज रिड्यूस्ड बाय। ओके, जब आपका शियर स्ट्रेस एक्सीड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है परमिसिबल लिमिट से, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, है ना, आपका शियर स्ट्रेस वगैरह जो है इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं डेप्थ को। ठीक है, प्रोवाइड द शियर एनफोर्समेंट यूजिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन क्या है, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स। ठीक है, तो आपका आंसर की मैं बात करता हूँ तो इसमें हम डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट, शियर स्ट्रेस क्या होता है और आपका परमिसिबल लिमिट से जब एक्सीड करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शियर स्ट्रेस है ना, एक्चुअली क्या होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। तो टाउ भी किससे एक्सीड हो रहा है, परमिसिबल लिमिट से, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ही बोलते हैं, ग्रेटर देन टाउ एस बोल दीजिए, सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टाउ सी ले लीजिए। तो ये आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस है जो एक्सीड करेगा किससे, परमिसिबल शियर स्ट्रेस से। ठीक है, ये आपका टाउ भी है, मतलब शियर स्ट्रेस है। तो इसका फार्मूला क्या होता है टाउ भी का, ये होता है भी अपॉन मतलब शियर फोर्स अपॉन बी इंटू डी। ये आपका क्या है, डेप्थ। ठीक है, ये आपका डेप्थ ऑफ द सेक्शन जो होगा उसको क्या करते हैं, देखिए सीधी सी बात है कि आपको इसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, क्या करना है, कम करना है। तो क्या करेंगे, डेप्थ को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यही बात है कि आपको जब टाउ भी को एक्सीड बढ़ाना, रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेनली टाउ सी वगैरह जो है ये आपका ग्रेड पे डिपेंड करता है ना। ये आपका IS कोड की बात है, टेबल 22.1 करके है, उसमें इस टाउ सी का वैल्यू देखते हैं और इसको कैसे डिजाइन करते हैं, आपका जो परमिसिबल जो स्ट्रेस होता है, परमिसिबल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब आपका एक्सीड करता है तो ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। डेप्थ को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ टाइज इन ए कॉलम शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/4 ऑफ डाया ऑफ मेन बार, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 mm, ग्रेटर देन 5 mm बट less than 1/4 of dia of main bar, greater than 5 mm and also more than 1/4 of dia of main bar। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। 5 mm से तो ज़्यादा होगा ही और साथ साथ ये 1/4 ऑफ मेन डाया से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताने लायक होगा वहाँ पे बता देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. In counterfort retaining wall, the main reinforcement in the stem at support is not provided, provided only on inner face, provided only on front face, provided both on inner and front face। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अभी पूछा क्या गया है, सपोर्ट पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा आपका आंसर इनर फेस पे होगा। यही आपसे पूछा जाता है मिड स्पान पे, तो फिर क्या होगा, फ्रंट फेस होगा। अब बात करते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल क्या होता है। ये आपका रिटेनिंग वॉल का ही टाइप होता है, बट टी शेप का जो आप रिटेनिंग वॉल देखे थे इस तरह से कैंटिलीवर में, ठीक है, होता तो ऐसे ही है, बट क्या होता है कि ये जो आपका इस तरह से देखिए काउंटर फोर्ट क्या हो जाता है, बैकफिल को रिटेन करने के लिए क्या होता है आपका काउंटर फोर्ट कुछ इस तरह से 3D में है ये। ठीक है, ये आपका काउंटर फोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, यही काउंटर फोर्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको रहेगा, ये काउंटर फोर्ट बोलते हैं इसी को। और इसके बीच में क्या होगा आपका, ये बैकफिल प्रोवाइड करते हैं, है ना, स्वेल वगैरह रिटेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका मेन रेनफोर्समेंट जो होगा आपका इनर फेस पे प्रोवाइड करते हैं काउंटर फोर्ट में। ठीक है, इनर फेस कौन सा है, ये वाला इनर फेस है, और ये जो है आपका फ्रंट फेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट only at bottom tends to deflect downward, deflect upward, deflect downward and upward, और डी ऑप्शन है none of these। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। कोई भी बीम है वो श्रिंकेज स्ट्रेस के कारण किस तरफ शो करता है डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड। अगर ये बीम है, ठीक है, ये सपोर्ट है आपका, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करेगा, डाउनवर्ड शो करता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्या है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, तो देखिए, टू प्रोवाइड एडुकेट बॉन्ड स्ट्रेस, टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी होगा आंसर राइट। क्यों, क्योंकि देखिए या बी ऑप्शन को देखिए, टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, कंक्रीट क्या होता है आपका, टेंसाइल स्ट्रेस में वीक होता है, तो इसको क्यों रेजिस्ट करेंगे, इसको कोई ज़रूरत है ही नहीं, मतलब इसको इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका सी राइट हो जाएगा, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ओके। और पहला ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड एडुक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है उसको करेक्ट ऑप्शन राइट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आंसर ए होगा आपका, हाई टेंसाइल स्टील का जो होगा इलास्टिक मॉडुलस और माइल्ड स्टील का जो होता है इलास्टिक मॉडुलस, वो दोनों नियरली सेम होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट का जो इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आपका जो एरिया ऑफ फुटिंग है वो शुड बी डिजाइंड फॉर, कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपका सी प्रोवाइड करते हैं, डेड लोड एंड फ्रैक्शन ऑफ लाइव लोड। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल एक्शन ऑफ स्पाइरल इन ए स्पाइरली रेनफोर्स्ड कॉलम। तो इसमें कॉलम किस तरह का होगा, स्पाइरल मतलब लाइक दिस, इस तरह से होना चाहिए, ये होगा स्पाइरल रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल एक्शन ऑफ स्पाइरल इन स्पाइरल रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो आंसर हो जाएगा डी होगा। इसमें कॉलम का क्या होता है, कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है और डक्टिलिटी भी इंक्रीज होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी। तो इसका क्या होता है आपका आंसर, कंक्रीटिंग ऑफ हेवनली रेनफोर्समेंट सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ना हो, और तो उसका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या कितना होता है, कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, 0.92 से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो डी इज़ द राइट आंसर, एबव 0.92। क्वेश्चन नंबर 14, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, और डी है ऑल ऑफ एबव। तो आपका कंक्रीट का जो वर्कबिलिटी होता है वो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये टाइम ऑफ ट्रांजिट एंड एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। देखिए बाकी जो ए, बी और सी जो ऑप्शन है ये तीनों राइट है। अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या दिया है। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज 0.8%, बिल्कुल सही है, ठीक है।
स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड along द पेरीफेरी ऑफ कॉलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm। बिल्कुल सही, होना नहीं चाहिए, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन है रेनफोर्सिंग बार इन ए कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन डाया। बिल्कुल सही। ये डी ऑप्शन आपका गलत है कि द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन ए सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4 नहीं बल्कि 6 होता है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर कॉलम है तो इसमें नंबर ऑफ बार्स कितने होते हैं? 6 होते हैं भैया। कम से कम कितना चाहिए? 6 चाहिए। और अगर हम रेक्टेंगुलर कॉलम की बात करें तो इसमें मिनिमम जो चाहिए वो 4 चाहिए। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर के लिए क्या चाहिए? 4 और सर्कुलर के लिए 6 चाहिए। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इनकरेक्ट मतलब ये करना था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आपका 15 का डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए 15 क्वेश्चन ही। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये आपका आरसीसी में प्रॉफिट होगा, इससे काम आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।